नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज की अपनी क्लास चल रही थी, जिसके 7वें पार्ट में आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल। तो इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वांग समता का मतलब क्या है। जैसे कि इसमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सर्वांग स प्लस सर्व प्लस अंग प्लस समता, यानी कि अंगों की समता। अंगों की यानी कि पार्ट्स होते हैं, त्रिभुज के जो पार्ट्स होते हैं उसकी भुजाएं होती है, उसके कोण होते हैं। तो इन पार्ट्स की बात कर रहा है, इन अंगों की बात कर रहा है, इन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो सर्वांग समता, सर्व प्लस अंग प्लस समता, यानी कि उनके अंगों में समानता है। तो वो किन किन अंगों की किन किन पार्ट्स में किन किन एलिमेंट्स में समानता है और किन को अपन एक साथ लेकर कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। तो सबसे पहले देखो, सर्वांग समता का अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो, मैंने 3 लाइनें खींच रखी है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। यहां पर लिखा है 15 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है ये, और ये 15 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, सर्वांग समता अभी हमने जैसा नाम से समझा है कि उनके जो पार्ट्स है, एलिमेंट है, उनके जो अंग है, जिन भी आकृतियों को हम सर्वांग सम बताएंगे उन आकृतियों को लेंगे। जैसे कि यहां पर रेखाएं ली, तो इन रेखाओं की जो पार्ट्स है, अंग है, इसमें क्या है, इसकी लंबाई है। तो ये लंबाई 15 सेमी, 15 सेमी देखो बराबर है। तो अगर लंबाई बराबर है तो हम यहां कह सकते हैं कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, रेखाखंड है, वह सर्वांग सम है। जबकि ये तीसरा नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हमने यहां पर ये रेक्टेंगल बना रखा है, आयत बना रखा है, फाइन। और एक दूसरा आयत अपने पास ये रहा। तो आप बताइए कि ये सर्वांग सम होगा या नहीं, ऊपर के इस रेखाखंड की लंबाई को ध्यान में रखते हुए। देखो, हमने देखा था कि इसमें लंबाई क्या है, समान होती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो एक जैसी नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों आकृतियां है वह सर्वांग सम नहीं है, सर्व अंग समान नहीं है, सभी अंग समान नहीं है। सभी अंग समान होने का मतलब ये हो जाता है, देखिए इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे यहां पर अपन ने ये सर्कल ले रखा है, अब ये सर्कल और ये सर्कल दोनों दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं। सभी अंग समान होने का मतलब हो जाता है कि यदि उन आकृतियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो बराबर बराबर उस पे फिट हो जानी चाहिए। जैसे कि यहां पर ये सर्कल फिट हो गया है, अब इसको अलग करते हैं तो ये दूसरा नीचे नजर आ जाता है। आप इसको भी इसके ऊपर रख सकते हैं, तो ये नीला वाला देखो ढक गया पूरा, नीचे वाला कलर अपने को नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर ये जो दोनों वृत्त है वह सर्वांग सम है। जबकि इस आयत को अगर आप इस आयत के ऊपर रखते हैं तो नीचे वाला आयत नजर आ रहा है, और इस आयत को अगर हटा देते हैं या इसको इसके ऊपर रखते हैं तो वो अपने को नजर नहीं आता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सर्वांग सम नहीं कहेंगे। अब जैसे ये लाइन अपन ने ले रखी, इस लाइन को आप अगर इस लाइन के ऊपर रखते हैं तो ये पूरी पूरी इसके ऊपर फिट बैठ जाती है, तो ये सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता का मतलब हमें समझ में आया है कि उनकी आकृति और आकार एक जैसा होना चाहिए। जो भी आकृतियां अपन लेके चल रहे हैं, तो एक तो आकृति और दूसरा आकार क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, वो ओवरलैप हो जाने चाहिए। यानी कि एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति अगर अपन रखते हैं, जैसे सर्कल को सर्कल के ऊपर रखकर देखा था अपन ने, तो दोनों ओवरलैप हो गई थी। अब आकृति का मतलब क्या हो गया, अब जैसे ये सर्कल है, यहां पर इस सर्कल को हम इस रेक्टेंगल यानी कि आयत के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि हमें आकृति एक जैसी चाहिए, फाइन। अगर आयत है तो आयत के साथ कंपैरिजन करेंगे, बाद में देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो अर्थात सर्वांग सम होने के लिए आकृति एवं आकार का एक समान होना अति आवश्यक है। अब देखो, अपन त्रिभुज के बारे में बात करते हैं आगे। तो सर्वांग सम का मतलब तो आपको समझ में आ गया। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दोनों के आकार तथा आकृति समान हो। देखो, यही बात अपन ने ऊपर की है
कि उनकी आकृति और आकार समान होने चाहिए, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोणों तथा तीनों भुजाएं, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है और 3 उसके अंदर कोण होते हैं, तो तीनों कोणों तथा तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण तथा तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है। अब देखो, संगत कोण और संगत भुजा से मतलब क्या है? जैसे हम यहां पर ये भुजा लेके चल रहे हैं ए बी, तो जो ए बी भुजा है वह पी क्यू भुजा के बराबर होनी चाहिए। ये इस तरफ की भुजा आ गई ना, और ये भी इस तरफ की भुजा है। अब इस तरफ की भुजा अपनी एसी है, तो ये एसी भुजा जो है वो पी आर भुजा के बराबर होनी चाहिए। अब ये नीचे आधार वाली भुजा देखो, बीसी भुजा है, वह क्यू आर भुजा के बराबर हो। फाइन। अब इसी तरीके से आपका जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर हो, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो। तो इन कंडीशंस के आधार पर हम त्रिभुज को सर्वांग सम कहेंगे। अब यदि तीनों कोण तीनों भुजाएं समान है तो वह सर्वांग सम होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस आकृति को उठाकर अगर इसके ऊपर रखते हैं तो यह इसके ऊपर पूरा फिट बैठ जाता है। फाइन। अगर ये पूरा फिट बैठता है तो ये सर्वांग सम है, अन्यथा नहीं है। अब जैसा कि मैंने अभी उठाकर रखा तो ये पूरा फिट बैठ गया, तो ये सर्वांग सम त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। अब देखो, सर्वांग समता का अर्थ तो आपने समझ लिया, लेकिन कोई प्रतीक तो होगा सर्वांग समता का। तो देखिए, प्रतीक जो है सर्वांग समता का वो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे त्रिभुज यहां पर ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जैसे अपन कोण त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए अपन देखो बराबर का चिन्ह लगाकर उस पर एक जिगजैग लाइन खींच देते हैं, तो ये जो चिन्ह है वह सर्वांग समता का है, सर्वांग समता का चिन्ह है। तो अब कोई भी दो त्रिभुजों को अगर अपन सर्वांग सम बताएंगे तो उन दोनों त्रिभुजों के बीच में यह सिंबल अपन रख देंगे, तो इसका मतलब है त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता को अब भी अपन ने 3 कोण और 3 भुजाओं के आधार पर देखा, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हमें 3 कोण और 3 भुजा ये सभी बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा जैसे यहां पर टोटल कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए इसके, 3 भुजा और 3 कोण मिला के कितने हो गए, 6। इन 6 का बराबर होना जरूरी नहीं है सर्वांग सम होने के लिए। तो कितने भुजा और कितने कोण या कितने भुजा बराबर हो कि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो, इसके लिए अपन देखो डिटेल में स्टडी करते हैं अभी। तो देखो, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए हमें देखो सबसे पहला एक नियम है SAS नियम, जहां पर आपका S का मतलब साइड है और A का मतलब एंगल है। अब आपको देखो सर्वांग समता में यह भी बहुत ही अधिक गहराई से ध्यान रखना है कि SAS लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि क्रम से आपको चलना है, साइड, एंगल और साइड, साइड एंगल साइड। इसका मतलब है अगर जैसे त्रिभुज अपन ने एबीसी और पीक्यूआर यहां पर ले रखा है, तो एक साइड अपन ने ये ले ली, फिर एक कोण लेंगे और फिर एक साइड लेंगे, तो ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया और ये साइड आ गई। तो इस तरीके से क्रम से अपन चलेंगे, ये साइड लिया, ये एंगल लिया और ये साइड, ये इस तरीके से। हमें क्रम का भी इनमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आप क्रम को डिस्टर्ब करेंगे तो आपके सर्वांग समता का जो आप त्रिभुज बताओगे वह गलत जवाब दे सकते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यहां पर देखो दो भुजा आ रही है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, यानी कि इन दो भुजाओं के बीच का, अंतर्गत का मतलब है ये दो भुजाएं ली तो इसके बीच का कोण आ गया अपने पास A, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो देखिए त्रिभुज यहां पर ABC, त्रिभुज PQR है। अब हम देखते हैं कि साइड एंगल साइड के अनुसार त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर है PQ भुजा के, कोण A बराबर है कोण P के,
और फिर AC भुजा बराबर है PR भुजा के। ये देखिए ये PR, ये AC भुजा आ गई, और इधर से ये AB भुजा है तो ये PQ भुजा आएगी, और यहां पर ये जो कोण P पर बन रहा है वो कोण A के बराबर है। तो ये तीन चीज हो गई, 1 2 और 3, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड। अब ये तीनों अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर के चिन्ह के ऊपर जिग-जैग लाइन, तो ये सर्वांग सम का प्रतीक है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें सीक्वेंस का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना है। SAS का मतलब ASS नहीं लिखना है, या SSA आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। अब ये हो सकता है कि इनमें से कोई सर्वांग समता के नियम की पालना करे, लेकिन हमें जो भी नियम दिया गया है उसके क्रम को चेंज नहीं करना है। तो नियम नंबर 1 हो गया अपना साइड एंगल साइड SAS नियम। अब देखो आगे दूसरा नियम क्या है, एंगल साइड एंगल। दूसरा है एंगल साइड और एंगल, यानी कि पहले कोण आ रहा है, फिर बीच में भुजा है, फिर कोण आ रहा है। तो जैसे ये त्रिभुज ABC अपना यहां पर दिया गया है, तो एक कोण B पर ले लिया, फिर ये इसकी भुजा हो गई, फिर दूसरा कोण ये हो गया। अब देखो उससे अलग तरह का ये प्रतिरूप बन रहा है। पहले वाले में क्या था, पहले साइड एंगल साइड था, हमने इस तरीके से लिया था, साइड एंगल साइड लिया था, लेकिन अब इसका देखो नक्शा भी अलग है। एक लाइन ये AB जो रेखाखंड है इसके संगत शीर्ष बिंदुओं पर ही दोनों कोण बन रहे हैं। अब यदि इसके अनुसार एंगल साइड एंगल के अनुसार क्रम का ध्यान रखेंगे, पहले एंगल A बराबर हो एंगल P के, फिर साइड लेना है, यानी कि AB भुजा बराबर हो PQ भुजा के, यही वाली लेनी है, क्योंकि यहां दो कोण बन रहे हैं तो यही दो कोण यहां वाले होंगे और यही कोण यहां वाले होंगे, और भुजा भी अपनी यही रहेगी। संगत भुजाएं इसके अंदर लेनी है और संगति कोण दूसरे त्रिभुज के अंदर लेने हैं। फिर कोण B तो कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। अगर ये तीनों कंडीशंस लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। फाइन, तो SAS के साथ अपन ने क्या पढ़ लिया, ASA। एक बार तो दोनों साइड अगल बगल में आ रही है और एक बार दोनों कोण अगल बगल में आ रहे हैं और बीच में ये एक एक आ रहे हैं। तो दो नियम तो ये हो गए। अब तीसरा नियम देखो, SSS नियम है, यानी कि साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि वह त्रिभुज सर्वांग सम है। तो तीनों भुजा का मतलब जैसे ये AB भुजा है तो इधर से PQ भुजा के बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं लेंगे और संगत कोण लेंगे। AB भुजा किसके बराबर हो, PQ के। फिर BC भुजा है तो QR भुजा होगी, तो BC भुजा बराबर हो QR के। फिर ये AC भुजा है तो इधर से PR के बराबर हो, AC बराबर PR। तो अगर ये तीनों कसौटियां पूर्ण रूप से दो त्रिभुजों में लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर होगा सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। फाइन, अब आगे देखते हैं अपन AAS, यानी कि एंगल एंगल और साइड। तो इसमें देखो दो कोण पहले आ रहे हैं और फिर लास्ट में क्या आ रही है, साइड आ रही है। तो दो कोण का मतलब जैसे त्रिभुज ABC अपने पास दिया गया है ये तीन भुजाओं के लिए, तो एक तो एंगल अपन ने ये ले लिया, दूसरा एंगल ये, फिर साइड ले लिया, तो फिर साइड का मतलब है इसके आगे की साइड। ये एक कोण लिया, ये दूसरा कोण लिया। अब कोण दो कोणों के बाद में की भुजा लेनी है तो ये भुजा आ गई है। अब इस त्रिभुज के अंदर भी PQR में भी क्या होंगे, अपन इस कोण को और इस कोण को और इस भुजा से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो यदि कोण B बराबर हो कोण Q के, देखो एंगल, कोण A बराबर हो कोण P के, तो ये वाला कोण ले लिया और ये वाला कोण, इस कोण को इस कोण के साथ कंपैरिजन किया, इस कोण A को इस कोण P से कंपैरिजन किया, और अब अपन AC भुजा को PR भुजा, तो AC बराबर
पी आर साइड हो गई है, दो कोण बराबर हो शुरू के और उनके आगे की एक भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे जब एंगल साइड नियम की पालना हो। अब आगे देखो समकोण त्रिभुज के बारे में अपन बात करते हैं। अभी तक अपन ने समकोण त्रिभुज इसके अंदर नहीं लिया है। तो दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब इसको देखो एक अलग नियम से भी जाना जाता है। समकोण त्रिभुज का जब भी नाम आ जाता है ना, तो आपको या तो ये लिखा हुआ मिल सकता है समकोण त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, या एक ये आरएचएस नियम है। ये राइट हैंड साइड नहीं है, ये आर फॉर राइट एंगल है, एच फॉर हाइपोटेन्यूस है, यानी कि इसको कर्ण कहते हैं, और ये राइट एंगल आपका समकोण हो गया है आर एच एस, और एस का मतलब साइड होता है। अब साइड इसके अंदर कोई सी दी नहीं गई है, तो एनी अदर कोई सी भी साइड हो सकती है। तो हम यहां से देखते हैं शुरू से, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज, अब समकोण का नाम आ गया ना इसके अंदर, तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण तो इसमें पहले से आ गया है, यानी कि एक कोण का मान तो इसमें पहले से ही बराबर बता दिया गया है कि दो समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री तो बराबर हो गया। अब अन्य दो बचे हैं, उसमें देखो क्या समानता होगी। एक त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण, देखो भुजा और कर्ण 90 डिग्री तो बराबर बता दिया। अब दो दूसरे एलिमेंट कौन है, एक भुजा और कर्ण। भुजा में भी देखो दूसरी भुजा को कर्ण कहा है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, ये जैसे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण तो दो होंगे ही होंगे, अपने पास मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये कर्ण हो गया अपना, ये समकोण हो गया। अब इसके अलावा एक भुजा अगर इनकी संगत भुजा बराबर है, संगत भुजा और कर्ण समान हो, तो वे दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। एक के कोण तो समकोण का आ गया, एक इनका कर्ण आ गया, और अगर ये भुजा बराबर है ये भुजा बराबर है तो सर्वांग सम हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो भी सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसमें एक दूसरी बात और कही है कि एक न्यून कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत न्यून कोण और भुजा के समान हो, तो वह त्रिभुज भी सर्वांग सम होगा। अब ये आरएचएस के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर फॉर राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है पी पर और क्यू पर, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर ये 90 डिग्री का हो। पहले अपन राइट एंगल की बात कर लेते हैं। फिर कर्ण, कर्ण का मतलब ए सी और पी क्यू, तो ए सी बराबर पी क्यू, ये आपका क्या है, कर्ण है, तो वो भी बराबर हो। और फिर आपका एनी अदर साइड, यानी कि अगर आप ए बी ले रहे हैं तो इधर से पी क्यू लेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो, पी क्यू। और अगर इधर से बी सी ले रहे हैं तो इधर से क्यू आर लेंगे, तो या बी सी बराबर क्यू आर। इन दोनों में से तो कोई एक लेंगे अपन, और दो चीज ये हो गई। तो एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण हो, कर्ण बराबर हो, और कोई एक भुजा दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वह त्रिभुज 4 सर्वांग सम त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाता है और उससे निर्मित त्रिभुज प्राप्त जो होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं या नहीं। तो इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर अपने को 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। देखो, एक तो ए एफ ई, एक तो ये दूसरा एफ बी डी, तीसरा एफ डी और ई, और चौथा हो गया डी सी ई। तो ये 1 2 3 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, और ये चारों सर्वांग सम होते हैं। अब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। अभी हमने देखा कि हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए एस ए एस, एस ए एस ए और ट्रिपल एस को काम में लिया, तो कुछ इस तरह के जोड़े भी बनते हैं, ए डबल एस, एस एस ए, ट्रिपल ए। तो ये सर्वांग समता की श्रेणी में नहीं आते हैं। याद रखना है, अगर ऐसा जोड़ा मिल जाए, ऐसा युग्म मिल जाए, तो उसे हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। धन्यवाद।